तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है, ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है, ये इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पहले करेंगे। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के बाद फिर रिजिड बॉडी का बेसिकली रोटेशनल मोशन, जो एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और जो भी उसका एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके फिर समझेंगे। और उसके बाद फिर जो रोलिंग होता है, रोलिंग का जो मोशन होता है, जहाँ पे जो पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस इंस्टेंटेनियस सेंटर वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट करेंगे। So we may define a particle as an object which has a finite mass, but whose size and internal structure can be ignored. तो बेसिकली पार्टिकल को हम लोग बेसिकली पॉइंट मास जो हम लोग कंसिडर करते थे, तो वी में डिफाइन अ पार्टिकल एज एन ऑब्जेक्ट जिसका मास तो है, बट उसका साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं करते हैं। एनी रियल बॉडी विच वी कम across in daily life has a finite size, बट जो भी रियल बॉडी है कि उस रियल बॉडी का एक फाइनाइट साइज होगा, जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सच एन एक्सटेंडेड बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल से नहीं, कई सारे पार्टिकल्स को जोड़ के ऐसे रिजिड बॉडीज बनते हैं। वी मे डिफाइन अ सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल which mutually interact with one another। तो एक पूरा सिस्टम अगर हम डिफाइन करेंगे, तो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, एक रिजिड बॉडी है। ये रिजिड बॉडी क्या है? कई सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है ना। ऑल दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म्स दैट रिजिड बॉडी, राइट? एंड these system of particles mutually interact with one another. They are in large number and they mutually interact with one another. Ideally, a rigid body is that which has a definite size and definite shape. Rigid body का मतलब ही होता है जिसका definite size और definite shape है। लेकिन कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी तो होगा नहीं, तुम फोर्स लगाओगे तो उसका शेप थोड़ा बहुत तो चेंज करता ही है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। बट क्योंकि जो शेप है वो उसके साइज के हिसाब से बहुत कम अगर चेंज करेगा तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कोई भी बॉडी जो रियल लाइफ में हम वी कम अक्रॉस cannot be perfectly rigid body. So a rigid body ideally is that which has a definite size and definite shape. This is because distances between different pairs of particles of such a body do not change on applying any force on it. Rigid body क्या होगा कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इसमें जो पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपस का, वो डिस्टेंस चेंज नहीं करता है टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। So the distance between the two particles do not change in case of a rigid body. So no real body is truly rigid, as real bodies deform under the action of forces applied on them. But in many situations the deformation are often negligible. तो जहाँ पे negligible होता है वहाँ पे उसको हम rigid body assume कर लेते हैं। So distances between, ये important है, देखो ये कॉन्सेप्ट की, डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन इट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक। फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज वी शैल इंट्रोड्यूस द की कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसका मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज अगर हमें समझना है तो उसके लिए पहले सेंटर ऑफ मास को समझना जरूरी है। This concept enables us to understand how we can apply justifiably the Newton's laws of motion in essentially the same form to objects of large size, including even the astronomical objects like planets and the stars. तो Newton's laws of motion हम लोग तभी लगा पाएंगे जब हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या करता है? कोई भी एक रिजिड बॉडी को कहता है कि उसका पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड। तो उस पूरे रिजिड बॉडी को अगर हम एक पॉइंट मास से एज्यूम कर लें, पॉइंट मास से रिप्लेस कर लें,
तो वो पॉइंट मास कहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, जहां पे उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। तो एक रिजिड बॉडी पे अगर हम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है तो उस पूरे रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास कंसिडर करना पड़ेगा, और वो पॉइंट मास कहाँ पे होगा, उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लाई कर रहा होगा वो पॉइंट मास। क्लियर है बेटा? यस सर। Now, the concept of a system or internal force and external forces. So every body of finite size is made up of a very large number of particles. It is almost impossible to describe the positions and velocities of all the particles individually. ठीक है? तो जितने भी rigid body, every body of finite size, कोई भी body जिसका finite size है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा, एक रिजिड बॉडी कई सारे पॉइंट मास, पॉइंट पार्टिकल्स को जोड़ के बनता है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इंडिविजुअली। हर पार्टिकल का, मान लो एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में ये पार्टिकल, इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर, ये फर्स्ट, सेकंड, एक थर्ड पार्टिकल, इसका वेलोसिटी इधर हो गया, चौथे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी इधर हो गया। अब इन सब के इन सारे पार्टिकल्स के अलग अलग मोशन को पढ़ना या समझना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? सो इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब द पोजिशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इंडिविजुअली। सो वी हैव टू डिवाइज अ मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग द ओवरऑल मोशन ऑफ द बॉडी। तो हमें ये इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ओवरऑल ये पार्टिकल बॉडी कैसे मूव कर रहा है उससे मतलब। तो ओवरऑल बॉडी कैसे मूव कर रहा है उसको समझने के लिए, as already collection of any number of particles interacting with one another is said to form a system. So all the forces exerted by various particles of the system on one another are called internal forces. तो ये जो forces एक दूसरे के ऊपर ये लगा रहे हैं, है ना, इनको हम लोग internal forces कहते हैं। Now kind of motion of a rigid body may have three kinds of motion. ठीक है? तो एक कोई भी अगर रिजिड बॉडी है उसमें तीन तरीके का मोशन होगा। एक होता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है प्योर रोटेशनल मोशन, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सो रियल लाइफ में जनरली जो भी मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन ही रहता है ज्यादातर। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हर एक पार्टिकल उसका इक्वल डिस्टेंस मूव करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसे मोशन को हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बोले। क्लियर है बेटा? तो एक एक करके डिटेल में करते हैं क्या होता है प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन अगर हम देखें, इन सच अ मोशन every particle of the body travels the same linear distance in a given time interval, है ना। तो जितने भी इसके पार्टिकल है वो सारे इक्वल डिस्टेंसेस मूव करेगा in a given time interval, same linear distances, right? Every particle of the body travels the same linear distance in a given time interval. So ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि it is moving with pure, it is a pure translational motion. So figure here in this shows the pure translation motion of a block down an inclined plane. Now further, if paths of particles are straight lines, the motion is said to be rectilinear translation, and if the paths are curved lines, the motion is said to be curvilinear translation. तो अगर straight line में move कर रहा है ना, तो इसको हम लोग रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। और कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है इसको कर्विलिनियर ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन होगा। अब इसके बाद प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है? इन सच अ मोशन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एक रिजिड बॉडी रोटेट करेगा। एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी
moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. तो ये देखो जैसे ये एक रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस रिजिड बॉडी पे जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे, ठीक है। हर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा। जब भी ये पूरा रिजिड बॉडी जब रोटेट करता है तो एवरी पार्टिकल विच इज लाइंग ऑन, विच इज देयर ऑन दिस रिजिड बॉडी विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। सो एवरी पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और वो जो सर्कल है वो क्या होगा, all these circular path will be perpendicular to the axis and has its center on the axis। और ये जो सर्कुलर पाथ है उन सब का सेंटर कहाँ पे होगा, इस एक्सिस पे ही लाई करेगा। जैसे इस सर्कुलर पाथ का सेंटर C1, इसका C2, सब एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द पार्टिकल इज द सेम irrespective of their distance from the axis of rotation। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल का, so angular velocity omega of all the particles is the same irrespective of their distance from the axis of rotation, है ना। तो पार्टिकल जितने भी हैं इससे कोई भी डिस्टेंस होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम हो, v अलग अलग होगा बट ओमेगा सेम हो। दिस इज बिकॉज the body being rigid, all the particle complete together one revolution। angular velocity क्यों सेम होगा, क्योंकि बिकॉज ये रिजिड बॉडी है, जितने भी पार्टिकल्स इसमें हैं वो एक रोटेशन सेम टाइम में कंप्लीट कर रहा होगा, है ना। क्योंकि वो रिजिड बॉडी खुद भी जो रोटेट कर रहा है वो सेम टाइम में हर पार्टिकल, मतलब अगर वो रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पे, तो हर पार्टिकल जो है सेम टाइम में कंप्लीट करेगा एक पूरा सर्कुलर मोशन। So this is because the body being rigid, all the particles complete together one revolution about the given axis। However, their linear velocities are different। मतलब कि v is equal to r omega, जो इसका linear velocity है वो different होगा ना, क्योंकि omega constant है, रेडियसेस अलग अलग है, r1 r2 इन सब का रेडियस अलग अलग, राइट। तो बिकॉज रेडियस डिफरेंट है तो लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो अभी हम लोगों ने पहले प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किया, प्योर रोटेशनल मोशन किया, अब है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, its motion is a combination of translational and rotation about a fixed axis। तो इसका जो मोशन होगा वो ट्रांसलेशन और रोटेशन का मिक्सचर हो, कॉम्बिनेशन हो। तो पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन में भी है और ये पार्टिकल बेसिकली रोटेट भी कर। सो एज द सिलेंडर, for example, when a cylinder rolls down an inclined plane, its motion is a combination of translational and rotation about a fixed axis। So as the cylinder shifts from top to the bottom of the inclined plane, the point P1, P2, P3 and P4, देखो यहाँ पे एक point P3 है, P1, P2 और P4 है, on the rolling cylinder have different velocities at a particular instant of time। If the cylinder were to roll without slipping, the velocity of the point of contact P3 would be 0 at any instant of time। तो अगर बिना स्लिप किए अगर इसको मूव करना है, इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं होगा, तो ये बेसिकली क्या कहता है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे P3 इसके कॉन्टैक्ट में है, तो इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं, आई सेंटर जिसको बोला जाता है। और इसका जो रिलेटिव स्पीड है ना, वो 0 होगा, ठीक है। So velocity of the point of contact P3 would be 0 at any instant of time, and that's why this point is called I center, instantaneous center। From the above discussion, we conclude that the motion of a rigid body which is not pivoted or fixed in some way is either a pure translation or a combination of translation or rotation। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि तुमने फिक्स नहीं करके रखा है उसका एक्सिस को, है ना, अगर हम लोगों ने उसके एक्सिस को कहीं पे फिक्स करके रखा हुआ है, राइट, उसको हम लोगों ने पिवट करके रखा हुआ है,
तो उस केस में ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्योर रोटेशन होगा। बट इन जनरल या तो प्योर ट्रांसलेशन होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन होगा। कभी भी प्योर रोटेशन ऐसे ऑब्जेक्ट का, रिजिड बॉडी का, जिसका कि हमने एक्सिस फिक्स करके नहीं रखा हुआ है, वो नहीं होगा। The motion of a rigid body which is pivoted or fixed in some way is pure rotation. तो कभी भी जब तुमने पिवट करके रखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो मोशन होगा that will always be pure rotation. Now concept of center of mass. तो पहले तो रीजन हम लोग देखें कि भाई क्यों हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अब उसको एक एक करके डिटेल में करेंगे. So concept of center of mass of a system enables us to discuss overall motion of the system by replacing the system by an equivalent single point object. So we may define center of mass of a body or a system of bodies as a point at which the entire mass of the body or system of body is supposed to be concentrated. So if all the external forces acting on the body or system of bodies were to be applied at the center of mass, the state of rest or motion of the body or system of bodies shall remain unaffected. ठीक है? So जो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी है या सिस्टम ऑफ बॉडी, उसको उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. तो सबसे बेसिक डेफिनेशन यही कहता है कि वो पॉइंट जहां पे या तो उस एंटायर मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी जिस पॉइंट पे लाई करेगा एंटायर मास, उसको हम लोग इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट मास is called center of mass. If all the external forces acting on the body or system of body were to be applied at the center of mass, the state of rest or of motion of this body or system of body shall remain unaffected. अगर आपने सारे external forces जो भी उस body या system of body पे लग रहा है, उसके center of mass पे लगा देंगे, so जो उसका state of rest or motion है उस body या system of body का, वो that will remain unaffected. So it should be clearly understood that the center of mass of the given system is not only a point defined mathematically for the sake of convenience, it is not at all necessary that. So basically ये जो है, ये जो सारा center of mass का concept है of a system is only a point defined mathematically for the sake of convenience. मतलब इसका कोई ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम बी एक्चुअली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मास. कोई जरूरी नहीं है कि पूरा मास जो है सेंटर ऑफ मास पे एक्चुअली प्रेजेंट. ठीक है? फॉर एग्जांपल, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग वेयर देयर इज नो मास. ठीक है? सो अगर हम बात करें, जो इस पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, जबकि यहाँ पे तो एक्चुअली कोई मास ही नहीं है. सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग को ऐसा होता कि उस रिजिड बॉडी के अंदर कहीं पे, मास के अंदर कहीं पे होता, तो उसका हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस जान पाते. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. सेंटर ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जहाँ लाई करे वहां पे कोई मास एग्जिस्ट करता हो या मास हो या फिर वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हो. ऐसा जरूरी नहीं है ना. यहाँ पे देखो, वो रिंग तो बस पेरिफेरी पे है, अंदर जो उसके सेंटर, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वहां पे कोई भी रिंग का पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है. तो उस पार्टिकल मास के पार्टिकल का कहीं प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है वहां सेंटर ऑफ मास होने. क्लियर है सबको? Yes, sir. ज्योमेट्रिकल बाउंड्री के बाहर भी हो सकता है वो, है ना, सेंटर ऑफ मास. कोई जरूरी नहीं है उसके अंदर. नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. तो हमारे पास लेट O बी द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है? तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ एक्सिस का,
उसमें O उसका ओरिजिन है उस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। सो लेट्स से हमारे पास ये x एक्सिस है, ये इधर y एक्सिस हो गया और ये हमारा z एक्सिस हो गया और इसका ओरिजिन O यहाँ पे है। फिगर now in this figure consider a system of two particles of mass m1 and m2 कर लो, ठीक है, mass m1 and m2 located at a and b respectively। तो दो masses है a और b पे located है m1 और m2। let OA is r1, a पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर हो गया और OB is r2, पोजीशन वेक्टर ऑफ b is r2, position vector of A is r1 या position vector of mass m1 is r1 and mass m2 is r2। Now let's see with the position of center of mass of the system of two particles। मान लो इन दोनों मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो C पे लाई कर रहा है, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही लाई करेगा और वो कहीं पे भी कहीं किसी पॉइंट C पे है। उस C पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो लेट से कैपिटल R, ठीक है। लेट OC इज इक्वल टू R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ टू इवेल्युएट R, सपोज हम लोग को यही पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का निकालना है ना। सो टू इवेल्युएट R, सपोज V1 V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली एट एनी इंस्टेंट t। मान लो A पॉइंट पे जो पार्टिकल M1 है उसका वेलोसिटी V1 है किसी मोमेंट पे और B का वेलोसिटी V2 है किसी और उसी मोमेंट, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट t M1 का वेलोसिटी V1, M2 का वेलोसिटी V2। क्लियर? नाउ हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ M1 होगा V1, उसको हम लोग dr1/dt लिख सकते हैं, dr/dt है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स यू वेलोसिटी। तो पोजीशन वेक्टर A का क्या है, r1 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब dr1/dt वो v1 हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 इज dr2/dt वो v2 हो जाएगा। नाउ लेट f1 is the external force applied on the particle of mass m1, f2 is the external force applied on particle of mass m2, capital F12 is internal force on m1 due to m2, ठीक है। सो m1 पे जो इंटरनल फोर्स m2 के वजह से लग रहा है, 1 पे जो 2 के वजह से लग रहा है F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और F21 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m1 p1 जो है m1 v1 कर सकते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, the rate of change of linear momentum of this particle is equal to total force acting on this particle। तो total force acting on m1 क्या है, f1 plus f12, force on 1 due to 2 plus f1, तो external force f1, internal force f12। तो rate of change of momentum of first particle मतलब dp1/dt is f1 plus f12। अब p1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 v1 लिख सकते हैं, तो d m1 v1 upon dt is f1 plus f12, ठीक है। अब उसी तरह सेकेंड मास के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकेंड मास इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड मास। टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है और इंटरनल फोर्स ड्यू टू 1 इज F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इन दोनों को ऐड कर देते हैं थर्ड और फोर्थ का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ first momentum plus rate of change of second momentum is equal to total force acting on it। Now F12 is equal to minus F21, तो 1 पे जो 2 फोर्स लगा रहा होगा वो सेम है 2 पे जो 1 लगा रहा होगा। सो F12 is equal to minus F21। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। सो F1 plus F2 is equal to rate of change of momentum of both the particles। So rate of change d by dt m1 v1 plus m2 v2 is f1 plus f2
which is equal to F. So where F is the total external force on the system of two particles. ये F क्या है? Total external force है system of two particles पे. Using the first equation we get, देखो हम लोगों ने किया था कि भाई V1 क्या है? dr1 by dt है. तो m1 into dr1 by dt plus m2 into dr2 by dt is net force F. और उसका rate of change of total momentum हम लोग कर रहे हैं. अब d by dt को अंदर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? m1 r d मतलब ये r1 का d2 r1 by dt स्क्वायर प्लस m2 d2 r2 by dt स्क्वायर, ये नेट फोर्स F हो जाएगा. तो इसको अगर हम लोग लिखें तो देखो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ m1 r1 plus m2 r2 is total force F. Applying multiply numerator and denominator, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ लेफ्ट साइड बाय m1 plus m2, तो हमारे पास m1 plus m2 d2 by dt स्क्वायर ऑफ m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, इज इक्वल टू F. So ये देखो, when whole mass is concentrated at the center of mass whose position vector is r, its equation of motion can be written as m1 plus m2 d2r by dt square total mass into, ठीक है, double derivative of the position vector r with respect to time. So total mass m1 plus m2 plus d2r by dt square is equal to F. Now comparing 6 and 7, इन दोनों को कंपेयर कर दो. इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर R है, ये पोजीशन वेक्टर R क्या हो जाएगा? m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2. So this is the most important formula in center of mass. इसी से सभी चीज आता है. So ये क्या बता रहा है? Basically R is basically the position vector of center of mass is equal to m1 into position vector of center of R, position vector of r1 plus m2 into position vector of m2 divided by m1 plus m2. So this is very general a formula. ठीक है, तो पूरा सेंटर ऑफ मास इसी पे घूमता है कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है that is m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2. तो एक बार इसके फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं. फर्स्ट स्लाइड ये जहां से पढ़ाना शुरू किया था या ये सेंटर ऑफ मास का जो डेरिवेशन चल रहा है? अच्छा अच्छा, जा सकते हैं. अभी 1 मिनट उसको स्नैपशॉट लेने दो. तो देखो ये क्या है पूरा कहानी इसमें. ये एक मास m1 है जिसका की पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा मास m2 है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है. ठीक है, अब हम लोग के पास ये जो दोनों पॉइंट मास है, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास हम एज्यूम करते हैं कहीं C पे है जिसका की पोजीशन वेक्टर r है. अब हमको इसका पोजीशन वेक्टर r m1 m2 r1 और r2 के टर्म्स में निकालना है. अब इस A पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1 और दूसरा एक इंटरनल फोर्स है F12 जो 1 पे 2 के वजह से लग रहा है. अब दूसरा यहाँ पे B पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F2 और दूसरा जो इंटरनल फोर्स है दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू. ठीक, तो अब हम लोग ये बेसिकली जो इस पे नेट फोर्स अगर A पे देखेंगे, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम लोग उसी को, ये समझ गए ना तुम? यस सर, बस इसके अगली वाली साइड से कॉपी है. तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोगों ने क्या किया कि v1 इज रेट ऑफ चेंज ऑफ r1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, v2 इज रेट ऑफ चेंज ऑफ r2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज विथ टाइम इज v2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज v1. मोमेंटम हमें m1 v1 होता है p1 का, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1 इज dp1 by dt, that is total force acting on 1. Total force acting on 1 is external plus internal.
ये दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 2 इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सब को हम लोग यूज कर रहे हैं। हो गया, लिख लिया? I'll share these slides as well. So if you have not written, you don't need to worry. सर हाँ, सर अगर पार्टिकल M1 और M2 पे एक्सटर्नल फोर्स F1 F2 ना हो तो क्या होगा? तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो बस इंटरनल फोर्स रहेगा वहां पे, है ना। तो ये जो हम लोग F12 तो पूरा फिर कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये देखो F12 और F21 को जो हम लोग कैंसिल कर रहे थे यहाँ पे, राइट। तो ये जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ही जीरो हो गया यहाँ पे। नेट फोर्स जीरो हो गया तो इसका मतलब ये जो इसका जो ओरिजिन पे ही सेंटर ऑफ मास बेसिकली इन दोनों का लाई कर जाएगा। तो मतलब ये m1 प्लस m2 d2r बाई dt स्क्वायर ये जीरो हो गया। तो ये जो जीरो होगा यहाँ पे जो हम लोग r को ले रहे हैं इससे कंपेयर करेंगे जो ओरिजिनल वाला है m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2 जो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये जीरो से इक्वेट करेंगे। तो वहाँ पे ये जो हमारा पूरा सेंटर ऑफ मास है ये इसका बेसिकली ओरिजिन पे ही लाई कर जाएगा, बेसिकली उसका सेंटर ऑफ मास ये अपने आप को अलाइन कर लेगा ऐसे, मतलब इसके एकदम इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग F कर रहे हैं ना वहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, जीरो से इक्वेट करेंगे तो यही सेम तुम्हारा उसमें भी सेम ही आएगा, बट वो स्पेशल केस हो जाएगा। सो एक्सटर्नल फोर्स से बस यही फर्क पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास जैसे मूव कर रहा था वैसे ही मूव करता रहेगा। अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रह जाएगा, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। So this is the position vector of center of mass of two particle system which is given mathematically by, तो बेसिकली हम लोग के पास जो पोजीशन वेक्टर r था सेंटर ऑफ मास का, दिस वाज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके चले जाएंगे। सो m1 प्लस m2 इंटू r is m1 r1 plus m2 r2. So यहाँ पे देखो अगर, so position vector of center of mass of two particle system is such that the product of total masses of the system and position vector of center of mass is equal to sum of the product of masses of two particles and their respective position vector. So m1 plus m2 into r is m1 r1 plus m2 r2. ये चीज को यहाँ पे बता रहा है। उसके अलावा this equation 8 shows that the position vector of center of mass can be taken as the weighted average of the position vectors of the two particles, the weights attached being m1 and m2 at the position vector r1 and r2. तो हम लोगों ने देखा कि भाई पोजीशन वेक्टर r is m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. तो ये क्या है, बेसिकली वेटेड एवरेज है, weighted average of two particles whose position vectors are r1 and r2 and whose masses are m1 and m2. So if the center of mass of two particles of the system were at origin, है ना, अगर center of mass origin पे है तो ये r is equal to 0 हो गया, तो m1 r1 plus m2 r2 ये 0 के बराबर हो जाएगा। सो अगर हमारे पास दो सिस्टम है, दो पार्टिकल है और इनका ओरिजिन इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये r1 हो गया और ये r2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली m2 r2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 r1, राइट। सो यहाँ माइनस साइन मिसिंग है, सो दिस विल बी r2 विल बी माइनस m1 बाय m2 इंटू r1। तो अगर हम लोग
मतलब नेगेटिव साइन बेसिकली यहाँ से ये बता रहा है कि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, ये ओरिजिन के राइट साइड में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग को बस मैग्नीट्यूड से मतलब देखें तो वहां पे m1 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r2 हो जाए। तो अगर बस इसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे तो m1 r1, यहाँ वेक्टर्स को हटा दोगे तो m1 r1 स्केलर के फॉर्म में लिखोगे m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो दो मास अगर उसका सेंटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत यूज करेंगे, खासकर जब हम लोग आईआईटी का न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे होंगे तो देखो कि इसको बहुत यूज करते हैं। सो दो पार्टिकल जिसका मास m1 और m2 है और उसका डिस्टेंस, मतलब बेसिकली ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इधर r1, इसका डिस्टेंस r2 है, तो ये और ओरिजिन जो है इसका अगर सेंटर ऑफ मास है तो उसमें रिलेशन r1 और r2 के बीच में क्या होगा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये हमारा रिलेशन है m1 r1 और m2 r2 के बीच। क्लियर है? यस सर। नेगेटिव साइन बस हमें डायरेक्शन बता रहा है। नेगेटिव साइन हम लोग जनरली जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग को बस उसका डिस्टेंस पता हुआ होना चाहिए, तो r1 और r2 का वैल्यू पता होगा तो भी हम लोग आराम से सॉल्व कर। Now, in the equation shows that if r1 is negative and r2 is positive, it means if m1 lies on the left of the origin, है ना, then m2 lies on the right of the origin of this. That is, origin क्या है, मतलब center of mass. Hence, center of mass of a system of two particles lies always on the straight line joining these two particles. तो दो पार्टिकल का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट मासेस m1 एंड m2। तो इन्हीं में कहीं बीच में लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से x1 है, इसका डिस्टेंस यहाँ से x2, तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। वहां पे ये पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हम एज्यूम कर। When two particles are of equal masses, दोनों का मास अगर इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, r वेक्टर सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमें कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m ले लो, तो ये r क्या हो जाएगा, m r1 प्लस m r2 डिवाइडेड बाय m प्लस m। सो m कॉमन ले लो, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2m, राइट। सो दिस इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। सो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हो गया r1 और r2। सो अगर दोनों मास इक्वल है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पे चले। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अभी क्या है, हम लोग दो पार्टिकल सिस्टम्स पढ़ रहे थे, जितने भी देखे हम लोगों ने केसेस, वहां पे देयर वर टू पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल का एक का मान लो पोजीशन वेक्टर r1 था, दूसरे का r2 था, तो सेंटर ऑफ मास का r मान लिया, तो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसके बाद हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला, ठीक है। Now, so result obtained in the previous article are generalized easily to a system of n particles, not necessarily lying in a plane, but distributed in space. So if R1 be the position vector of ith particle and Mi be the mass of the ith particle, then generalizing equation 8, the position vector R of the center of mass would be given as
सो जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो पोजीशन वेक्टर r है, दिस इज इक्वल टू mi/ri बाय समेशन ऑफ mi। मतलब हम लोग अभी दो पार्टिकल के लिए क्या निकाल रहे थे, दिस वाज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2, राइट, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये n पार्टिकल सिस्टम है, कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, ये m1r1 m2r2 की जगह अब यहाँ m3r3 भी आ जाएगा, m4r4 भी आ जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे तो दैट इज समेशन ऑफ mi/ri बाय समेशन ऑफ mi। तो समेशन ऑफ mi बेसिकली क्या है, सभी सारे इंडिविजुअल मासेस को ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल मास कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है। तो mi/ri बाय समेशन ऑफ mi इज बेसिकली total mass m। Note that the sum on the right hand side is a vector sum। तो यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर सम। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये क्या लिख लेंगे, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा और ये क्या होगा, mn/rn तक आएगा, डिवाइडेड बाय सारे मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3, ये अप टू mn हो गया। ये सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स के लिए। So note that the sum on the right hand side is a vector sum and let xi, yi, zi be the coordinates of the center of mass of the system। So यहाँ पे तो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना होगा so ये जो ri है ना, this is equal to ixi plus jyi plus kzi, ith पार्टिकल का हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, है ना। so that will be ixi plus jyi plus kzi। और if x y z be the coordinates of center of mass, center of mass का कोऑर्डिनेट अगर कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z है तो r को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। so जो कैपिटल R इज इक्वल टू, है ना, हम लोगों ने देखा था कि जो mi/ri प्लस m1r1 प्लस m2r2 और इस तरह से जो करते थे, वो r1 की जगह अब ये हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा ixi jyi kzi, और टोटल मास से डिवाइड करेंगे तो 1/m हम लोग कॉमन लेके बाहर कर लिए, तो वही जो जनरल था उसको हम लोग x y z के टर्म्स में हम लोगों ने लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखो अलग अलग अगर हम लिखें, इक्वेटिंग x y z कंपोनेंट्स, i j के कंपोनेंट्स को अलग अलग इक्वेट करेंगे तो जो x कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 1/m समेशन ऑफ mi xi, उसी तरह 1/m समेशन ऑफ mi yi एंड 1/m समेशन ऑफ mi zi। इससे हम लोग x y और z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकाल लेंगे। So x y z क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। क्लियर है? Yes. Yes, sir. मतलब कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, एक एग्जांपल में बताता हूँ तुम्हें तो तुमको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। मान लो ये 1 kg मास है ना, m1 हो गया 1 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg है और m3 इज इक्वल टू 3 kg है। ये जो 1 kg वाला मास है इसका जो कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 है, इसका कोऑर्डिनेट 1, 0, 2 है लेट्स से, और इसका कोऑर्डिनेट -1, 0, 3 है लेट्स से, ठीक है। अब हम लोगों को इन सब का जो ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो m1 x1 मतलब 1 into 1, 2 into 1, 3 into -1 divided by 1 plus 2 plus 3। So 2 plus 3, 3 minus 3 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया इसका। y कोऑर्डिनेट इज m1 y1, 1 into 2 plus 2 into 0 plus 3 into 0 divided by 6, 2 by 6, 1 by 3 हो गया। z कोऑर्डिनेट इज
1 into 3, 2 into 2, 3 into 3 divided by 6. 9, 4, 13 और 3, 16, 16 by 6, 8 by 3. तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0, 1 by 3, 8 by 3. ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास. क्लियर है? Yes, sir. एप्लीकेशन समझ में आ गया किस तरह से अप्लाई करेंगे हम लोग? यस सर. लिख लो फटाफट एग्जाम्पल. और ये ये जो ट्रायंगुलर वर्टिसेस पे 3 पार्टिकल रखा है ना, पॉइंट मासेस हैं, उन सब का अपना मास दे रखा है और उनका बेसिकली कोऑर्डिनेट्स दे रखा है. x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 कोऑर्डिनेट्स दे रखा है. तो हम लोगों ने अभी देखा, ये बताया ही हुआ है फॉर्मूला कि भाई x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी 1 by m, मींस 1 by टोटल मास. टोटल मास यहाँ m1 plus m2 plus m3 है ना, और ऊपर समेशन ऑफ mi xi मतलब m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3. Sir, Yes. sir, I did not understand what are we taking as the, what is the ith particle? What is the ith particle? ये जो 1 2 3 ith particle है ना, I का वैल्यू 1 2 3 ये वेरी करेगा n तक. हमारे पास n पार्टिकल्स. Okay, okay, ठीक है. I का आइटरेशन है, बेसिकली चेंज कर रहा है. I का वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज कर. यहाँ पे 3 पार्टिकल है तो I जो है 1 2 या 3 हो सकता है. Okay, sir. जो जनरल वैल्यू होता है ना उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है सर. आगे सबको समझ? यस सर. So now important point to note here is if 2 particles of a system lie along x-axis, then x center of mass will be m1 x1 m2 x2 by m1 plus m2 और वहां पे y center of mass 0 हो जाएगा. अगर दोनों पार्टिकल x पे ही लाई कर रहा है, x एक्सिस पे ही, तो सेंटर ऑफ मास भी तो x एक्सिस पे ही लाई करेगा ना. अगर 2 पार्टिकल x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और यही अगर 2 पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का 0 हो जाएगा. Number of particles in a rigid body of a finite size is so large that it is impossible to carry out the summations over individual particle in these equations. तो बेसिकली जब बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे ना, तो वहां पे हम लोग समेशन को क्या करेंगे? समेशन को वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर लेंगे. तो वहां पे सेंटर ऑफ मास जो xi है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सही से लिखें तो जो xi है बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 1 by m x dm. तो बेसिकली mi xi का जो समेशन कर रहे थे, समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा और mi जो है वो स्मॉल मास dm हो जाएगा. सो x dm 1 by m इंटीग्रेशन विल गिव यू द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है और ये z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो वहां पे डिस्क्रीट पार्टिकल्स जब था, अलग अलग पॉइंट मासेस था, तब समेशन साइन यूज कर रहे थे. और जब ये कंटिन्यूअस पार्टिकल्स होंगे तब वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे. क्लियर है बच्चों? हम लोग अगली क्लास में और डिटेल में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं. अभी हम लोगों ने पहले केस में क्या लिया? एक मास इधर, एक मास इधर, एक मास इधर, एक मास इधर. इन सब का हम लोगों ने बेसिकली पोजीशन वेक्टर वगैरह निकाला, उससे x y z कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे सेंटर ऑफ मास. अब हम कह रहे हैं कि ये सब जो रिजिड, ये जो हम लोग डिस्क्रीट मासेस ले रहे हैं, अलग अलग पॉइंट मासेस ले रहे हैं, उसके जगह अगर कोई कंटिन्यूअस मास हो, जैसे ये रॉड है,
इस रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, डीएम विथ, मतलब एक स्मॉल मास लेते हैं डीएम जिसका विड्थ जो है डीएक्स है, तो उस केस में इस ऐसे ऐसे सारे इस सब का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/m x dm बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूअस मास वाला जो ऑब्जेक्ट है जैसे रॉड है या फिर एक प्लेन लैमिना है, बेसिकली एक एरिया जो है, उसके अलावा अगर हम लोग कोई रिंग लेते हैं, कोई स्फीयर लेते हैं, तो इन सब का सेंटर ऑफ मास बेसिकली हम लोग इस तरीके से निकालते हैं इंटीग्रेट करके। तो वहां पे वही जो 1/m हम लोग क्या कर रहे थे, जो x कोऑर्डिनेट डिस्क्रीट के केस में x कोऑर्डिनेट वाज 1/m समेशन ऑफ mix, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। तो वही समेशन को बेसिकली हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से रिप्लेस, और mi जो स्मॉल मास mi है उस पार्टिकल का, उसके जगह dm मास जो स्मॉल मास dm है उससे रिप्लेस कर, और स्मॉल मास जो dm है उसका जो x कोऑर्डिनेट है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो x से हम लोग रिप्लेस कर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, आई शेयर दिस। अभी इसको पढ़ना समझना अभी ज्यादा ये नहीं करना है, अगली क्लास में हम लोग जब डिटेल में करेंगे तो तुम लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? थैंक यू। ठीक है, चलिए, ओके, बाय एंड टेक केयर। Thank सर you, sir. हाँ बाय बोलो। सर, थैंक यू। सर एक सेकेंड आपसे कुछ पूछना था। हाँ तुम रुक जाओ, Thank you, sir. Thank you, sir. बाकी जा सकते हो। सर मतलब वैसे पढ़ाई रिलेटेड नहीं है, टेक रिलेटेड कुछ पूछना था मुझे आपसे। रुकना 2 मिनट भाई, जाने दो। हाँ, ठीक है।